बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने 2 आख्यान दिए और दोनों एक से बढ़कर एक, किसको अच्छा कहा जाए और किसको बहुत अच्छा कहा जाए बहुत मुश्किल है। दोनों बहुत ही अच्छे हुए। और कथा गईल बन में सोचा अपना मन में, इतने से नहीं होने वाला है। आप मन में सोचते रहिए, लेकिन यहाँ आप अपनी जिज्ञासा या अपनी कोई टिप्पणी हो तो वो आमंत्रित है। कृपया आप सभी लोग इसमें सहभागी हों। पाठक के दृष्टिकोण के हिसाब से चलना चाहिए, या फिर बहुत सार्वजनिक तथ्य है कि लेखक को पाठक के हिसाब से सोचना चाहिए, उसकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। लेकिन ये सर बहुत आसान नहीं है लेखक के लिए, बहुत जटिल है, क्योंकि हालांकि लेखक और पाठक एक ही वर्ग से आते हैं कि डोमेन एक ही समाज से, तो लेखक की दृष्टि जरूर समाज वैज्ञानिक तरीके से रहती है। लेकिन सर क्योंकि सर लेखक जो लिखता है कथनीयता के स्तर, एक दृष्टि कथनीयता के स्तर की होती है कि जिस कंटेंट को ले रहा है, एक दृष्टि ये है। एक दृष्टि अगर यह भी करे कि पाठक के अनुकूल हो, तो वो पाठक जो है उसका डोमेन बहुआयामी है। बदलते समय के साथ तो सोसाइटी जिस तरह से चेंज हो रही है, उतनी जटिलताएं पाठक के दिमाग में भी है। तो तमाम तरह के पाठक हैं, उनके डोमेन अलग है, राजनीतिक सामाजिक धार्मिक अलग पैटर्न है। तो ये बहुत आसान नहीं है कि लेखक के लिए। और अगर पाठक जिसका जो पैटर्न है, पाठक का जो डोमेन है, उस डोमेन के अकॉर्डिंग अगर जो रचना लिखी गई है अगर उससे अनुकूल है, समाधि है, तब तो बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी पाठक की आलोचनात्मक दृष्टि सामने नहीं आ पाती है। और अगर नहीं है तो पाठक की आलोचनात्मक दृष्टि सामने आती है, तो जज का तत्व स्वीकार करना अगर उसके अनुकूल है तो बहुत सामान्य बात है। लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ पाठक की आलोचनात्मक दृष्टि सामने आती है, और यह दृष्टिकोण ज़्यादा ठीक है। तो ये सवाल तो एडिंग है ना, उसको सवाल माने जी, हाँ, ये एडिंग है उसके साथ, तो मैं उसी रूप में उसको स्वीकार कर देता हूँ। मेरी भी एक एडिंग है। बहुत ही अच्छा व्याख्यान था, बहुत समृद्ध हुई, बहुत सी बातें इसमें नई मुझे लगी। पर मुझे ये लगा कि खाली सहृदय कह देना कि केवल सहृदय को ही भारतीय पक्ष की इसमें कमी लगी मुझे। शुक शुकी संवाद है, यम यमिया, जितना भी आप शुरू से देखें तो एक पक्ष छूट रहा है इसमें, केवल सहृदय की ही बात नहीं है। मेरे विचार से अगर अभी भारतीय पाठकों की जो कोटियाँ हैं, रामचरितमानस जिस तरीके से रचा गया है, 4 कोटियाँ हैं वक्ता श्रोताओं की, तो उसको अगर और थोड़ा सा इसमें अच्छे से इलेबोरेट करेंगे भारतीय पक्ष को तो बहुत बहुत पहले व्याख्यान में आप नहीं थी जी सर। मैंने स्मृति और श्रुति के अर्थ में इसको लिया, और जो श्रुति के महत्व की बात की तो यही था कि लोक में स्मृति का उतना महत्व नहीं है, श्रुति का महत्व है। और जिसको आपने कहा, मैंने उदाहरण सहित लिया कि शिव पार्वती को ये कथा सुनाते हैं, रामचरित रामायण की इसकी हम बात कर रहे हैं। उसी तरह से वेदव्यास गणेश को डिक्टेट करके सुना करके लिखवाते हैं। शुक-शुकी संवाद का भी जिक्र हुआ, इस तरह के और भी उर्दू के भी कुछ टेक्स्ट और उनका जिक्र हुआ। तो मुझे लगता है कि शायद जब आप सुनेंगी, रिकॉर्ड हुआ है, तो आप जिस और मतलब जिस कमी की बात कह रही हैं, तो हो सकता है कि शायद पूरा होगा, ये तो मैं कैसे दावे के साथ कह सकता हूँ, लेकिन उस ओर मैंने उसको रखा है। आप एक बार सुनेंगे तो। शुक्रिया सर। एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी था। जी। तो मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी तो नहीं हूँ, पर शौकिया मतलब हिंदी साहित्य, उसके अलावा देश विदेश साहित्य पढ़ने का शौक रहा है, बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। 2-3 साहित्य मुझे बहुत प्रभावित किया। एक तो मैंने काफ़ी पहले रसूल अंजातो की मेरा दागिस्तान पढ़ी थी, और उस जैसी साहित्य, उस जैसा रचना मुझे इतने फैसिनेट की कि इसकी और मिलती नहीं। मतलब हिंदी में मैंने इसके पॉडकास्ट की और कथा पढ़ी थी, पर कुछ कुछ जैसी लगी, पर ऐसा बहुत ज़्यादा कोई ऐसे साहित्य अभी तक मुझे इतना प्रभावित नहीं कि जितना उस रसूल अंजातो ने उस कथा ने 2 भाग में की जो थी प्रभावित किया। कहीं बचपन में पढ़ा, चंद्रकांता चंद्रकांत संतति पढ़ा था, वो बड़ी अच्छी लगी थी। तो मेरा, चूँकि मैं तो विद्यार्थी इसलिए वो ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मैं हिंदी को बस शौकिया और उसको बस एक आप जो बहुत बातें कह रहे थे वो बहुत प्रभावित की पाठक की दृष्टि से। वो हम तो किसी और कोटि में आते हैं, तो कोई ऐसा कौन सा हम बताना चाहेंगे आप, ऐसा कुछ कौन सा है भारत में या भारतीय साहित्य में जो उस रसूल अंजातो की तरह उस सबकश माना जाए या उस जैसा माना जाए, उस तरीके से जो हमें भी रुचिकर लगे, रोचक लगे, प्रभावित करे? दरअसल वह जो किताब है मेरा दागिस्तान, अच्छा है कि वो रोचक इसलिए आपको लगा कि मूलतः एक वर्कशॉप है। वो वर्कशॉप समझते हैं ना, कोई चीज़ हम जब रच गढ़ रहे होते हैं, एक मैकेनिक की ही बात है। लेखक अपनी रचना के प्रति केवल, जैसे कहा गया ना, जिसकी ओर वो इशारा कर रहे थे, कबीर मनीषी ही परिभू स्वयंभू। हमारे यहाँ भारतीयता में तो यही कहा गया ना, उसे ब्रह्म की दर्जा दिया गया।
लेकिन जिसको हम प्रिंट टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, प्रिंट कैपिटलिज्म कह रहे हैं, वो टूट गया ना उसके आने के साथ। आप जिस किताब की बात कह रहे हैं, जिसको वर्कशॉप में कह रहा हूँ, वो असल में रचनात्मक पूरी प्रक्रिया का जिस तरह से उसमें उन्होंने जगह जगह वर्णन किया है, उसी किताब का एक उदाहरण मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा, रसूल हमजातों का ही। वो पाठकों को संबोधित करता है और ये कहता है कि दरअसल मेरे प्रिय पाठक, सबकी तो मैंने बात की, लेकिन तुम्हारी तो बात ही नहीं हुई। और यह कैसा है कि लेखक असल में, जिसको मैंने कहा कि वो मान लेता है कि हाँ अनुकूलन या प्रतिकूलन का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल जिसको आप माहौल बनाना कहते हैं या जिसको आप कहते हैं वातावरण बनाना, जैसे मान लीजिए हम एक भोजपुरी संगीत के बारे में ही उदाहरण है, जो अक्सर कहा जाता है कि जो पसंद किया जा रहा है वही हम परोस रहे हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है कि फिर मैं एक बड़ा नाम लूँगा जिसको हम कल्चर इंडस्ट्री कहते हैं एडोर्नो के संदर्भ में। दरअसल इन रुचियों का निर्माण कौन करता है, जिसको हम बाजार के दबाव में तो कह रहे हैं कि जो पसंद किया जा रहा है वैसे गाने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, बना रहे हैं। या फिल्मों के बारे में आप इधर लगातार जो फिल्में बन रही हैं उनको आप देखें, या OTT पर जो सीरीज हैं उनको आप देखें, तो जिसको हम लोग कहते हैं ना कि 3 आधार उसके हैं महत्वपूर्ण। कुछ सीरीज उसमें अलग भी हो सकते हैं, हिंसा, प्रतिहिंसा और सेक्स। ये OTT के सीरीज के आप अगर थोड़ा सा उसके भीतर जाएंगे तो इसके इर्द गिर्द कथा बुनी जाती है। क्या सचमुच में भारतीय समाज इन्हीं पर केंद्रित है? तो ये एक बात हुई। उस तरह की रोचक किताबों के लिए ऐसी कोई सूची तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि ये रोचक किताबें हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। रचना प्रक्रिया में बहुत सारी ऐसी किताबें आपको मिलेंगी, कुछ साक्षात्कार मिलेंगे, कुछ अपने बारे में उद्धरण करते हुए लोग लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मुक्तिबोध की ही एक किताब है, एक साहित्य की डायरी। वो डायलॉग की शैली का खुद का ही एक अपना ढंग है। अपने एक किरदार खड़ा करते हैं, उससे सवाल लेते हैं और खुद उसका जवाब देते हैं। यह भी रचना प्रक्रिया के साथ लेखक और पाठक के रिश्ते से उसको देखें। तो कभी मौका मिले तो उसको पढ़िए। इसके अलावा फिक्शन में आपकी रुचि है, कविता में रुचि है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वह किताब जो है वो सबको ही पसंद है, आपको ही नहीं। रसूल हमजातों के मेरा दागिस्तान को जो भी पढ़ता है उसमें सबको ही वो पसंद है, लेकिन वो पॉपुलर किताब नहीं है। जैसे पॉपुलर फिक्शन हम पढ़ते हैं वेद प्रकाश पाठक का या इन लोगों का, उस तरह की वो किताब नहीं। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हर पाठक, जिसको हम पाठक कह रहे हैं कैटेगरीज बना करके, असल में वो तो एक कोई भी सिद्धांत, कोई भी प्रविधि तैयार होगी तो कुछ कैटेगराइजेशन करती है। स्वाभाविक है कि उसके लिए बनाना होता है, लेकिन असल में कैटेगरीज से बाहर भी पाठक होता है, और उस पाठक तक न लेखक पहुंच पाता है, न आलोचक पहुंच पाता है। उसी को मैंने कहा कि वो अप्रत्यक्ष पाठक है। और इस नाते आज जो पाठ हम पढ़ रहे हैं, आप उसको ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि 25 साल बाद एक दूसरी पीढ़ी आएगी, उसको पढ़ेगी, तो हमारे ही और आपके तरह ही उसको नहीं पढ़ेगी, बदल जाएगा वो पाठ और पाठन का आस्वाद। तो इसको बदलने वाली जो प्रक्रियाएं हैं वो भावुकता से तय नहीं होती, मेरा कहना यह है। इसलिए यह कह देना कि अश्लील गाने पसंद किए जाते हैं, दरअसल वो एक तरह का जानबूझ करके बाजार की शर्तों पर हमने उसको किया। फिल्में भी इस तरह की। तो रुचियों के निर्माण, उसके प्रचार प्रसार, उसके वातावरण की निर्मित के पीछे पूरा एक तंत्र काम करता है। और असल में एक पाठक को यह भी जानना है या एक श्रोता को यह भी जानना है कि इन पसंदगियों के निर्माण के पीछे जो तंत्र है वह कैसा है, और शायद विवेक संपन्न पाठक यह करना चाहेगा। तो इसलिए कुछ बातें उस ढंग से मैंने रखी। बाकी तो मैं आपके रुचि और रोचक और पसंद के बारे में ऐसी कोई सूची नहीं दे पाऊंगा। सर मेरा एक प्रश्न जी सर, जो आपने प्रथम वक्तव्य में कहा कि निरपेक्ष तत्व में रामायण या महाभारत जो है, इन पे हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, मान लिया कि निरपेक्ष है, तो अगर इस पे थोड़ा आप अपना वो मेरा मंतव्य नहीं था। मैंने कहा कि दरअसल
जो ओपन टेक्स्ट हैं, मुक्त पाठ जिनको हम अगर हिंदी करना चाहें, तो वो असल में हर सभ्यता, हर संस्कृति के विकास के साथ समाज उसमें से अलग अलग अर्थ लेगा। और यह भी कि जैसे आप जब हम यह बात कह रहे हैं तो हमारे ध्यान में केवल तुलसीदास का रामचरितमानस ही रामायण क्यों है? 300 रामायण की बात तो अभी तक ही का पता नहीं और कितने हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कम से कम शोध के आधार पर जिस किताब का मैंने जिक्र किया, मैनी रामायण, पाला रिचमंड की किताब का, उसमें 300 रामायणों की बात है। क्या सभी रामायण एक जैसी बात कहते हैं? थोड़ा सा एक उदाहरण ही ले लें, जैसे आधुनिकता के संदर्भ में ही इसको लें, सरलीकृत रूप में मान लीजिए राम कथा का एक जो ढंग है, राम की शक्ति पूजा एक दिन की कथा, और रामचरितमानस का, तो राम को तो छोड़ ही दीजिए, जिस निरपेक्ष सत्य या उसकी बात आप कह रहे हैं, राम को तो वहाँ छोड़ ही दीजिए। तुलसीदास लिखते हैं ना कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। आपके सारे तरह के संशयों, प्रश्नों को वो दूर भगा देता है। राम की बात छोड़िए, राम कथा ही इतनी ताकत। लेकिन वहीं तो निराला लिखते हैं ना, एक व्यक्ति के रूप में राम को रखते हुए, उसके द्वंद्व को समझते हुए, जो सामान्य मनुष्य है, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जीवन जग में रावण जय भय। तो हम और आप जो सामान्य मनुष्य हैं, असल में इसको जब कोई काम कर रहे होते हैं तो क्या यह जो बाइनरी का द्वंद्व है कि अच्छा है या खराब है, सफलता मिलेगी कि असफलता मिलेगी, ये जो द्वंद्व है वो सामान्य मनुष्य की निशानी है। तो अब वह जो राम है और यह जो राम है, इन दोनों के बीच के समयों का जो अंतराल है, उसको आप जब पकड़ना शुरू करेंगे तो जिसको मैं निरपेक्ष सत्य कह रहा हूँ, दरअसल निरपेक्ष सत्य जैसी कोई चीज होती नहीं, वो सापेक्षिक होगा सत्य। और जब सापेक्षिक होगा तो उसी को हम जब समझना शुरू करते हैं तो किस सापेक्ष, इसीलिए कहा जाता है ना कि एक ही पक्ष हम सुन करके सत्य का निर्धारण कर लेंगे तो वो न्याय नहीं। तो इसलिए एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसको अंग्रेजी में कहा गया है, अगर ऐसा रचने की कोशिश या बनाने की कोशिश की जाती है तो फिर तो वह क्लोज टेक्स्ट होगा। उसके बाद फिर बचा क्या कहने के लिए या समझने के लिए, वो तो आपने कह दिया। तो मेरा उसी संदर्भ में कहना था कि असल में ऐसा है नहीं। और सर एक और प्रश्न कि जो कहानी के पुनर्वास की बात आपने कही कि पुनर्जीवन होता है, अगर हम देखें कि पाठक अगर कोई है वो अगर चतुर्दिक पक्षों को लेकर के अपना एक मंतव्य दे रहा है, तो हम ये कैसे कह दें कि ये निष्क्रिय पाठक की श्रेणी में है, ये सक्रिय? क्या पता वो जो सक्रिय पाठक भी है वो भी कुछ ऐसे पक्षों को छोड़ दे और वहाँ पे फिर उसका अर्थ संकुचन हो जाए कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही है। मैं आपकी बात से सहमत, इसलिए मैंने कहा कि दरअसल यह जो श्रेणियां हमने बनाई, उनके समझने के तरीके बनाए, तो वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं कि हाँ यह एक अंतर है इस तरह के पढ़ने का। लेकिन उसी में मैंने कहा ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मनोरंजन के उद्देश्य से भी तो वह पढ़ सकता है, उसको नहीं आलोचना लिखनी है। तो इसलिए वो भी कुछ छोड़ देगा, कुछ पाएगा, लेकिन फिर भी जिसको हम कहते हैं ना कि जो सचेत सजग मस्तिष्क के साथ जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो स्वाभाविक है कि जो प्रवाह होता है किसी टेक्स्ट का, खास करके कहानी और उपन्यास में, तो वो इतना असर डालता है कि आपको बहाता भी है। तो मेरे अपने गुरु कहते थे कि किसी को भी मुग्ध होकर के मत पढ़ो। जब मैं एमए में पढ़ता था इलाहाबाद में, तो मेरे अपने गुरु कहते थे कि किसी को मुग्ध होकर के मत पढ़ो। मुग्ध होने का मतलब यह है कि समर्पण कर देना, पाठ के समक्ष समर्पण कर देना, वह दरअसल कहीं न कहीं आपको एक भावुक पाठ भी दे सकता है। इतना ही उसका सर। हेलो, आज के दौर में सर जो बहुत गंभीर समझे जाने वाले रचनाकार लेखक भी है, उनकी यह शिकायत रहती है कि जो टेक्स्ट लिखे जा रहे, खासकर जो सीधे पॉलिटिकल टेक्स्ट है, तो उसमें राजनीतिक शुद्धतावाद और राजनीतिक सचेतनता की अतिरिक्त मांग रहती है और वो इसको उत्तर आधुनिकता से जोड़ते हैं। तो क्या ये वाकई सही बात है कि
जो सचेतनता है और जो शुद्धतावाद की मांग है वो क्या शाश्वत मांग नहीं है साहित्य का, या कोई नई आई कोई चीज है इसमें? ये हालांकि इस सवाल में एक तरफापन भी है। एक तरफापन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सबसे यह मांग की जाती है कि वो पॉलिटिकली करेक्ट हो या शुद्धतावादी आग्रह के, ऐसा भी नहीं है। आप इसी नई पीढ़ी में ही देख सकते हैं बहुत सारे। मैं अब चूँकि इसलिए थोड़ा सा मैं दूसरे ढंग से हमला भी झेलता हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ। जैसे आप में से मुझे नहीं पता है, इधर 15-20 साल की जो हिंदी कहानी है, और उसमें फिर मैं कैटेगरी बना रहा थोड़ा सा उसको और ठोस बनाने के, जो स्त्री लेखन है, जिस आप पॉलिटिकल करेक्ट होने की बात करते हैं, वहाँ वो दबाव में लिखी गई करेक्टनेस है। वह स्वाभाविक स्वतः आपके अपने किसी विचार, किसी दृष्टि, किसी जीवन व्यवहार से पैदा हुआ है, ऐसा नहीं है। वो दबाव किसका है? तो डिस्कोर्स का। उसी तरह से पॉलिटिकल रूप से हमें करेक्ट होना है, तो जिसको आपने कहा कि पोस्ट मॉडर्निज्म का यह जो दबाव है, तो हो सकता है कि वह दबाव हो, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि आप जब पोस्ट मॉडर्निज्म की थियरीज नहीं थी, डिस्कोर्सेज नहीं थे, तो जो पहले की रचनाएं आप पढ़ते हैं उसमें क्या राजनीतिक चेतना, उसका आग्रह और उसके रचाव की प्रक्रिया आप नहीं पाते। तो यह जो अतिरिक्त दबाव महसूस करते हुए रचना को आप विमर्श के किसी एक प्रभाव में, फॉर्मेट में रचते हैं, तो मैं उसको बहुत तो इसको वो कलाबाद भी नहीं जो मैं कहने जा रहा हूँ, वो रचना की अनिवार्य शर्त भी है। आप उससे मुक्त होइए ना पहले। अनुभव दरअसल केवल यह नहीं है कि उसको मैंने फर्स्ट हैंड पा लिया है तो दरअसल वो प्रामाणिक हो गया। उस फर्स्ट हैंड में प्राप्त किए हुए अनुभव की जो सापेक्षिकता है, वही तो समाज है ना। तो वह भिन्न भिन्न होगा, और उन भिन्नताओं के आधार पर यह तय होगा कि दरअसल राजनीतिक रूप से वह कितना सही है, गलत है, धार्मिक रूप से उसकी चेतना कहाँ है, कैसे है, उसके आधार पर फिर हम आकलन करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें फैशन में होती हैं। पॉलिटिकली करेक्ट होने का तो यह भी एक ढंग है। जैसे मान लीजिए कोई एक छोटी सी भी संगोष्ठी होगी, हम दिल्ली में देखते हैं, तो उसके लिए जो चुनाव होगा कि एक महिला होनी ही चाहिए, एक अल्पसंख्यक कोटे का व्यक्ति होना ही चाहिए, एक दलित व्यक्ति होना ही चाहिए, क्योंकि यह ना आरोप झेलना पड़े कि इसमें कोई महिला नहीं था। मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है, लेकिन ये हावी क्यों होना चाहिए? अगर आप सचमुच में ईमानदार हो करके इस पूरे कटघरे को तोड़ना चाहते हैं, सांप्रदायिकता को, स्त्री के पूरे उस अधिकार को, तो इस तरह के रिजर्वेशंस दे करके, उनको संतुष्ट करके और एक पॉलिटिकली करेक्ट हो करके सुपरफिशियल लेवल पर आप इसको दिखा देना चाहते हैं। लेकिन जो जिसको हम कहते हैं ना कि एक स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का जो रिश्ता होता है, वह कितना और किस स्तर तक है, अगर वह नहीं है तो मुझे लगता है कि इसको कल या परसों में कह रहा था कृष्णा सोबती के हवाले से कि वो कहती हैं कि दरअसल इंटेलेक्चुअल धोखाधड़ी भी इस विमर्श में काम करता है, ये उन्हीं का पद है। तो क्या यह भी तो हमें देखना है कि सचमुच में ऐसी कोई इंटेलेक्चुअल धोखाधड़ी भी होती है क्या? तो इस तरह ये बहुत सारे मेरे लिए भी सवाल है, मैं इसका आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ। दरअसल ये सोचने समझने की प्रक्रिया में है कि और आपके लिए ज़्यादा कि असल में जब हम यह बात कर रहे होते हैं तो उस दबाव के साथ लिख रहे होते हैं या स्वतंत्र रूप से सचमुच में मेरा जो अब तक का अनुभव है या जो मैं देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ, उसको हम उस दबाव से मुक्त होकर के वास्तविक रूप में रचना चाहते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि वो और ईमानदार चीज़ हो। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रतीक्षा है और राजकुमार सर के साथ मैं प्रेम आख्यान परंपरा पर काम कर रही हूँ। सर मेरा ये प्रश्न क्या है कि
मेरी अपनी भी ऑब्जर्वेशन है और उसमें प्रश्न भी है कि जैसा कि आपने पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरी क्योंकि इस समय चल रही है उसकी बात की, तो कहीं ना कहीं से पाठक वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं से श्रोता वर्ग में भी बदल गया है बहुत हद तक। तो जो ये एक शिफ्ट आया है इसकी वजह से पहले हम आलोचकों को या उनके वक्तव्यों को सुनने जाते थे, लेकिन अब हमारे तक वो रीच है कि हम उसको डायरेक्टली, अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे हम सुन सकते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत से राइटर्स को नहीं कहेंगे, मतलब जो साहित्य को जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, वो अपनी पुस्तकों की सूची भी शेयर करते हैं कि इस वर्ष मैंने ये पुस्तकें पढ़ी। तो उनसे जो लोग प्रभावित होकर पढ़ते हैं, उनके वो पाठक जो वर्ग बना है, एक कैटेगरी है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये भी एक दबाव काम करता है कि फला व्यक्ति जो कि इस डोमेन या डिसिप्लिन का बहुत ही एक नामी व्यक्ति है, उसको यदि ये किताब पसंद आई है तो उसके ऊपर भी एक पाठकीय दबाव अंदर से रहता है कि मुझे भी ये किताब पसंद आनी चाहिए। कि अगर आपको एकेडमिकली नहीं, लिटरेचर में भी अगर वैलिडेट होना है तो आपको कहना पड़ेगा नहीं कि फला कहानी मुझे बहुत पसंद आई है, भले ही आप उसमें अपने को नहीं जोड़ पाते। जैसे कि पारिता मुक्ता का जब शोध आता है तो वो ये खास बात कहती हैं कि पीपल्स मीरा की बात करती हैं कि लोग उनकी इच्छाओं और उनके जीवन में मीरा के जीवन से जो पक्ष उनके जीवन में जोड़ता है उसको ढूंढ लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हम भी महसूस करते हैं। हाँ, दरअसल हिंदी में वो ज़्यादा है जी। असल में हिंदी में कोई भी टेक्स्ट एक पाठक उसका आविष्कार करके अच्छा कहे, उसके पहले दरअसल वो ये देखता है कि इस पर क्या क्या लिखा गया, तब उसको वो भी अच्छा मान लेता है। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं ईमानदारी से, जैसे फेसबुक पर या इस तरह के डिजिटल फोरम पर अगर कोई लेखक अपनी रचना की रोज़ किताब लगाता है किसी पाठक के साथ, तो मैं उसको पढ़ना स्थगित कर देता हूँ। सचमुच अपनी मैं उसको उस समय नहीं पढ़ता, पढ़ लूँगा अब 2 साल बाद, लेकिन अभी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जिस दबाव की अभी मैं बात कह रहा था, जिसको आप कह रहे हैं बहुत सही रूप से, वो दबाव काम करता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ टेक्स्ट हैं जिनको आलोचना ने अपने समय में स्वीकृति नहीं दी, लेकिन वे टेक्स्ट आलोचना को मुंह बिराते हुए बाद में सबसे अधिक लोकप्रिय। जैसे 2 ही टेक्स्ट का उदाहरण होगा, मैला आंचल और राग दरबारी। सर दूसरा कौन सा? राग दरबारी। शुरू में आलोचकों ने इनको कोई महत्व नहीं दिया, लेकिन ठेंगा दिखाना जिसको कहते हैं ना आलोचना का, वो उन कृतियों ने ठेंगा दिखाया और स्थापित किया। तो ऐसा भी होता है। इसलिए जिसको आप कह रहे हैं कि दबाव को, दरअसल हम सभी इसी समाज में रह रहे हैं, इसी डोमेन में रह रहे हैं, इसी वातावरण में रह रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है, इसको मैंने अपने लिए तो बनाया है कि मैं ज़्यादा, अगर जैसे मैं नाम ही लूँ तो कुछ टेक्स्ट ऐसे भी होंगे तो रोज़ ही लेखक अमुक व्यक्ति ने पढ़ा और ये फ़ोटो है, तो मैं उसको स्थगित कर देता हूँ पढ़ना कि तुरंत तो अब इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, 2 साल बाद पढ़ना होगा, पढ़ लूँगा, अच्छी होगी तो मुझे भी अच्छी लगेगी। तो ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रायः जो प्रोपेगेंडा और प्रचार प्रसार का तंत्र विकसित हुआ है, असल में आपको चयन का विवेक बनाना पड़ेगा। और जिसको वो तुलसीदास कहते हैं ना कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, कि जब तक आपको त्यागने का आपकी पहचान नहीं होगी तब तक आप कुछ भी संग्रह करते रहेंगे। और बाजार तो यही चाहता है कि 70%, 80% छूट पर अमेजन बेच रहा है, आपकी ज़रूरत नहीं, लेकिन लगता है कि 2 साल बाद ज़रूरत होगी, लेके खरीद के रख लो, मैं क्यों रखूँगा। नहीं, तो ये निर्णय आपका होगा, चुनाव करना होगा, और वो एक सचेत रूप में करना। और कोई? हाँ बोलिए आप। सर मेरा सवाल ये है कि आपने 2 उपन्यासों का जिक्र किया, मैला आंचल और राग दरबारी। अक्सर जब मैं अपने दोस्तों को सुझाव देता हूँ कि यह उपन्यास पढ़ लेना चाहिए, तो वो कुछ पेज पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप इसी पर बात कर रहे थे, लेखक और पाठक पर, तो उस तरह के उपन्यासों को पढ़ने
के लिए मतलब क्या तैयारी? मुझे वो दोनों उपन्यास बेहद पसंद हैं, तो मुझे कहते हैं कि नहीं तुम्हारी ये ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है और तुम अक्सर जाते रहे हो तो इसलिए तुम्हें समझ में आता है, मगर वो शहरी दोस्त कहते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं आ रहा है, तो उनको क्या तैयारी कोई करनी? जरूरत नहीं जबरदस्ती करने की चाहिए। हम क्यों नहीं मनवाना चाहिए कि सभी उसको अच्छा मान लें। वो अगर उसको गुनाहों का देवता पसंद आता है तो वही पढ़ा दीजिए। हम क्यों इसकी जिद करें कि नहीं तुम्हें मुझे चूंकि अच्छा लगता है तो आपको भी ये पढ़ना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। इसीलिए मैंने इनको कहा कि मैं कोई सूची नहीं दूंगा। रुचियां दरअसल हम खुद तय करें। तीसरा व्यक्ति अगर हमारी रुचियों और पसंदगियों को दबाव बना के तय कर रहा है तो असल में वह कहीं न कहीं आपको समझौता परस्त बनाता है। तो क्यों आप दबाव बना रहे हैं? छोड़ दीजिए उसको। नहीं शहरी पृष्ठभूमि का है तो शहरी उपन्यास पढ़े, मुझे चांद चाहिए पढ़े। क्या फर्क पड़ता है? सर एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर लेखक पाठक को ध्यान में रखकर कोई रचना लिख रहा है कोई, तो पाठक तो लेखन की दिशा को प्रभावित भी कर सकता है। जैसे हम पाठक को केंद्र में रखे लिखेंगे कुछ, तो हम उसके अनुसार फिर लिखने लगेंगे, वो मेरे अनुसार हो सके ना हो, ये भी हो सकता है सर। उसी की बात हम लोग कर रहे थे, बिल्कुल सही है। इसीलिए दरअसल जिसको हम कह रहे हैं ना कि मेरा मतलब है कि अगर पाठक को ध्यान में बहुत न रखा जाए तो हो सके दिशा कुछ और चेंज हो जाए। वो दरअसल इसको इस ढंग से समझना है। असल में लेखक कोई भी पूर्व निश्चित प्रारूप लेकर के अगर लिखना चाहता है, तो पाठक हो चाहे वो कोई कैरेक्टर हो, चाहे वो उसका एक पूरी घटनात्मकता हो या जो, दरअसल इम्प्रोवाइजेशन जो अंग्रेजी का शब्द है उसमें जैसे आप सबने देखा होगा सुभाष घई की फिल्म में, तो अचानक सब कुछ चल रहा होता है और सुभाष घई टोपी लगाए हुए उसमें एक किरदार की तरह उपस्थित हो जाते हैं। सारी लगभग फिल्में उसमें सुभाष घई की झलक मिलती है आपको टोपी लगाए हुए भौतिक रूप में। दरअसल इसको हम लोग कहते हैं युक्ति या इम्प्रोवाइजेशन, इसको हम कह रहे हैं। तो अच्छे जो रचनाकार होंगे, पाठक ध्यान में होगा, मैं यह नहीं कह रहा हूं, लेकिन वह उसके दबाव में नहीं लिखेगा। अगर दबाव में लिखेगा तो असल में वह एक फॉर्मेटिंग करना शुरू करेगा, एक स्टीरियोटाइप बनाना शुरू करेगा। यू आर अनंत मूर्ति का पहले वाले वक्तव्य मैंने संस्कार उपन्यास का जिक्र किया। यू आर अनंत मूर्ति का एक कथन है कि जब आप अपनी हर नई रचना के साथ अगर अपने कुछ पाठक खोते नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप एक रस लेखन कर रहे हैं। अब इस पूरे अर्थ को समझिए कि आप खोना मतलब नए पाठक भी आप पा रहे हैं। जो आपके पाठक थे उसमें हो सकता है कि यह रचना उसको लगे कह रहे ये मेरे लायक नहीं, जिसकी अभी वो बात कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे संभावित पाठक हैं जो लेखक की नज़र में नहीं हैं, क्योंकि वो जान नहीं सकता कि कौन कौन पढ़ रहा है। और यह भी कि अभी ही पढ़ रहा है कोई ज़रूरी नहीं है, 20 साल बाद भी कोई एक संभावना में कोई पाठक आएगा जो उसको अच्छे से पढ़ेगा। तो टेक्स्ट की जो अपनी ताकत है वह यही है कि आप उसमें जिस मौलिकता की, नवता की हम बात कह रहे हैं, दरअसल वह यही है कि आप नए पाठक कैसे जोड़ रहे हैं। और जो स्टीरियोटाइप लेखन जिसको हम कह रहे हैं, खास करके मैं फिर कह रहा हूँ, मैं यह नहीं कि मैं विमर्शवादी लेखन का विरोधी हूँ, कतई उसको अगर यह आशय आप ले रहे हैं तो उस आशय से मैं अपने को कतई अलग हटा रहा हूँ, लेकिन उसकी सुविधाएं भी विकसित हुई हैं, आसानियाँ भी विकसित हुई हैं। उस फॉर्मेटिंग में लिखना बहुत आसान हो गया है, जबकि वो काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए उस दबाव का लेखन दरअसल आपको एक रस भी बनाता है, मोनोटोनस भी बनाता है, और वो शायद मुझे लगता है कि रचनाकार खुद ही चूक जाएगा, वो दोहराएगा आपने। इसलिए अच्छे रचनाकार पाठक को ध्यान में तो रखते हैं, और पाठक का ध्यान में रखना मतलब कि एक जिसको हम कह रहे हैं कि पूरे सामाजिक विन्यास और ताने बाने को ध्यान में रखना। पाठक कहीं अलग से कोई नहीं उतरेगा ना, उसी के बीच से आएगा, तो इसलिए उसको वो ध्यान में रखेगा। लेकिन उसके दबाव में लेखन करेगा तो शायद वो अच्छा लेखन नहीं होगा। ठीक है,
मेरी जानकारी में आख्यान या जिसको अंग्रेजी में नरेशन या नरेटिव कहते हैं उसके बारे में भारतीय संदर्भ में न तो हिंदी में और न ही अंग्रेजी में इतना अच्छा व्याख्यान या ये तो लिखित है, मैंने तो नहीं पढ़ा, यद्यपि पढ़ने लिखने का थोड़ा बहुत शौक मुझे भी है। तो इसलिए विनोद तिवारी जी को इस बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे व्याख्यान के लिए हम साधुवाद देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आगे भी इसी तरीके का उनका लेखन होता रहेगा और जब वो बनारस आएंगे तो अगली बार भी यहाँ पर आएंगे और उनसे इसी तरह से कुछ बातें सीखने समझने का अवसर हम लोगों को मिलेगा। मैं दो एक बातें केवल चूँकि बात चली है तो इसलिए जिक्र करूँगा कि वो हो सकता है कि आपके भी काम के हो, लेकिन विनोद जी चूँकि मुझसे थोड़े से उम्र में छोटे हैं, ज्ञान में नहीं काफ़ी छोटे हैं, ज्ञान में नहीं छोटे हैं। हमारे इलाहाबाद में ये हम लोगों से जब हम पढ़ने गए तो ये वहाँ से छोड़ चुके थे। तो इसलिए कुछ बातें में केवल जब आपका व्याख्यान हो रहा था तो उस दौरान मेरे दिमाग में जो चीज़ें आ रही थी तो एक दो चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा जो अगर उनको ठीक लगेगा तो उसको भी अपने व्याख्यान लेख में वो शामिल कर सकते हैं, सुझाव के रूप में है, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे एक चीज़ तो मुझे लगी कि और अंग्रेज़ी वाले जानते हैं कि हिंदी वालों से तो हमारे गुरुदेव नामवर जी ने भी बाद में उम्मीद करना छोड़ दिया था, तो मैं उनका शिष्य हूँ तो मैं ही क्यों उम्मीद करूँ या उनकी बात को टूट जाए। लेकिन अंग्रेज़ी वाले जानते हैं कि संरचनावाद के साथ एक पूरा शास्त्र विकसित हुआ नैरेटोलॉजी का। उसकी कई बातों का जिक्र विनोद जी ने किया है इसमें अपनी व्याख्या, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें उसमें छूट भी गई, वो चाहें तो उसको थोड़ा सा और विस्तार दे सकते हैं, न चाहें तो उसमें भी कोई हर्ष नहीं है। सीख ही रहा हूँ तो उस पर काम कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ मुझे जो लगी कि स्ट्रक्चरलिज्म से पहले एक तरीके से कह सकते हैं आप जो रशियन फॉर्मलिज्म है, रशियन फॉर्मलिज्म का आख्यान पर नैरेटिव पर बहुत अच्छा काम है। जैसे न्यू क्रिटिसिज्म को आप कविता के लिए याद करते हैं, वैसे ही रशियन फॉर्मलिज्म को आप नैरेटिव के लिए याद करते हैं। और उसी में अगर एक दूसरा नाम भी जोड़ने लिखने में बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम होती हैं लेकिन फिर भी छूट जाती है बोलने में। मिखाइल बाख्तिन का वो भी चूँकि रशियन छूटा है। हाँ, मेटावर्बल जो पूरा मिखाइल बाख्तिन का संदर्भ है वो इस लेखन में था, बोलने स्किप किया है मैंने। हाँ, तो वो भी बहुत मायने रखता है। उसका अगर आपने बताया कि है वो, लेकिन समय की सीमा में मैंने पहले वाले में इसलिए उसको उन्होंने छोड़ दिया। और एक चीज़ और, ये पाठक और लेखक के संबंध के बारे में मुझे ध्यान आ रहा था, और ये 80s के आसपास के हैं, रशियन ऑस्ट्रेलियन है। टोनी बेनेट का नाम अगर आपने सुना हो, मतलब मैं जब PhD कर रहा था तो उस दौरान ये इनकी बड़ी चर्चा होती थी और इनकी दो किताबें बड़ी चर्चित थी। एक तो फॉर्मलिज्म एंड मार्क्सिज्म न्यू एक्शन सीरीज में है वो छपी है, और दूसरी है आउटसाइड लिटरेचर। आउटसाइड लिटरेचर में वो इसलिए मुझे याद रह गई, बहुत पहले की बात है, जब मैं PhD कर रहा था उस समय मैंने पढ़ी थी। उसमें टोनी बेनेट ने टेक्स्ट और पाठक के यानी रचना और पाठक के संबंध के बारे में एक बड़ी दिलचस्प और बहुत मूलभूत बात कही है, जिसका जिक्र हम लोग प्रायः नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि पाठक के बिना टेक्स्ट की परिकल्पना ही एक मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स ऑफ टेक्स्ट का है कि पाठक निरपेक्ष कोई टेक्स्ट हो ही नहीं सकता। उसकी कल्पना में ही अगर आप पाठक को शामिल नहीं करते हैं तो केवल जो रिटर्न छपा हुआ या पांडुलिपि के रूप में जो टेक्स्ट है वो उस रूप में है ही नहीं। उसके साथ एक पाठक, किसी भी रूप में पाठक की आप परिकल्पना कीजिए, वो जुड़ा हुआ है। और इसीलिए कोई भी टेक्स्ट अपने समय या पाठक निरपेक्ष नहीं होता है। इसीलिए चाहे वो रामचरितमानस हो या कोई भी टेक्स्ट हो, वो उस तरह से अगर आप देखिए मेटाफिजिक्स ऑफ टेक्स्ट की बात को ध्यान में रख करके आप देखिए
तो रामचरितमानस का आज भी वही अर्थ होना चाहिए था जो तुलसीदास के जमाने में था, ये तुलसीदास ने जो अर्थ किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे वो पाठक बदलेगा उस टेक्स्ट का अर्थ भी बदल जाएगा, उसका इंटरप्रिटेशन होगा, और उससे वो टेक्स्ट, उसमें एक नवता है कि कोई नया टेक्स्ट हो जाएगा। तो ऊपर से देखने पर भले ही वो रामचरितमानस वही लगे आपको जो तुलसीदास ने लिखा था, लेकिन आज वो टेक्स्ट अगर आप रीडर को या पाठक को ध्यान में रखते हैं तो वो वही टेक्स्ट नहीं है जो तुलसीदास ने उस समय लिखा था। तो इसलिए ये बात लंबे समय तक उस तरीके से कही नहीं गई, वो बात अलग है, लेकिन ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी रचना पाठक निरपेक्ष हो ही नहीं सकती। पाठक निरपेक्ष रचना की परिकल्पना करके कौन लिखेगा भाई, कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कोई पढ़े ना इसको, क्यों लिखेगा? तो चाहे अनकॉन्शियस में ही सही पाठक की परिकल्पना रहती है, उसका एक पाठक होता है, और वो जो पाठक और रचना जब जुड़ते हैं तब एक्चुअली वो टेक्स्ट पूरा होता है। अपने आप में रिटन टेक्स्ट कंप्लीट है ही नहीं। तो ये बात टोनी बेनेट ने उस दौरान उठाई थी अपनी आउटसाइड लिटरेचर वाली किताब में, और मेरे दिमाग में रह गई। जब विनोद जी, कई बार होता है ना कि आपका अवचेतन बड़ा तेज काम करता है, कुछ बहुत पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं, तो बहुत लंबे समय बाद मुझे टोनी बेनेट का ख्याल आया कि उन्होंने ये बात बड़ी दिलचस्प रखी थी, और ये महत्वपूर्ण है पाठक और टेक्स्ट के संबंध को समझने की दृष्टि से। तो हाँ, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने आगे की किसी एक कविता का संदर्भ दिया, शायद उसका, उनको आगे ने कोई एक चिट्ठी लिखी थी, पोस्ट कार्ड, अब मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये भी काफ़ी पहले की मेरी पढ़ी हुई चीज़ है, कि रामस्वरूप जी ने कोई प्रसंग उठाया कि कोई कविता या रचना कब पूरी होती है। तो वात्स्यायन जी ने उसके जवाब में एक कविता लिख के भेजी, वो कविता भी मुझे याद नहीं, लेकिन रामस्वरूप जी की किसी लेखन में है वो। उसका इम्प्लीकेशन यही है कि कोई रचना जब उसको कोई पाठक पढ़ता है या सुनता है और अपने स्तर पर उसका कोई अर्थ करता है, तो वहाँ जाकर के वो पूरी होती है। रचनाकार के लिख देने से या प्रकाशित होने से भी नहीं पूरी होती है। ये रामस्वरूप जी ने उद्धृत किया इसमें। उसके अलावा अगर आप, और विनोद जी ने बहुत सारी इस तरह के उदाहरण आपको गिनाई है। मुक्तिबोध को आप याद कीजिए कि नहीं होती कहीं खत्म कविता, उसमें आता है ना कि उससे जुड़ करके वो विस्तृत हो जाती है और किससे नहीं जुड़ करके क्या वो छोटी हो जाती है। तो कविता या कोई भी रचना, कोई टेक्स्ट, हाँ, कोई भी रचना हमेशा जो है नए पाठक से जुड़ करके उसका पुनर्जन्म होता है, नए रूप में उपस्थित। हाँ, यही ताकत, यही बड़े टेक्स्ट की ताकत है। और एक आखिरी चीज़, आप लोगों ने विजयदान देथा का नाम जरूर सुना। विजयदान देथा का एक महिला है, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने अंग्रेजी में उनकी कुछ कहानियों का, उनकी कहानियाँ तो बहुत हैं, अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया है, और बाद में याद आ जाएगा तो बता दूंगा। और उसकी भूमिका में उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ लिखी है, और उसका संदर्भ उन्होंने विजयदान देथा से दिया, उस समय जब जीवित थे उस समय की है वो। एक कहानी का जिक्र किया है उन्होंने कि उस कहानी का, विजयदान देथा की, कुछ लोगों ने एक बड़ा राजनीतिक इस्तेमाल किया, और उन्होंने पूछा, इन्होंने जो महिला जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है देथा का, कि ये चीज़ क्या आपको अच्छी लगी? तो देथा ने कहा कि कहानी की तो खूबी और सामर्थ्य यही है कि हर आदमी उसके किसी पक्ष को बढ़ा दे, किसी इम्प्लीकेशन को बढ़ा दे, किसी को घटा दिया, और इस तरह से एक उसकी नई व्याख्या कर। कहा कहानी की शक्ति ही यही है, ये तो मेरी जीत है, मेरी सामर्थ्य है कि भाई दूसरे को ये लगा कि भाई इस पक्ष को अगर हम बढ़ा दें तो इसका ये अर्थ निकल आएगा, इसको अगर कम कर दें तो दूसरा अर्थ हो जाएगा। तो वहाँ भी, और इसको उन्होंने कहा कि ये अच्छी चीज़ है किसी भी रचना की, कहानी की ये सामर्थ्य है कि वो अलग अलग पाठकों को अपने ढंग से उसमें कुछ नया इन्वेंट करने की संभावना पैदा करती है। ये बड़ी रचना ही कर सकती है, जो बहुत ही गहरी रचना होगी वो नहीं करेगी। तो ये चीज़ रही है पाठक की बात जो है। लेकिन ये बात सही है जिसका जिक्र विनोद जी ने किया कि रीडर रिस्पांस के साथ, रिसेप्शन थियरी के साथ ये बात ज़्यादा
एक सैद्धांतिक व्यवस्थित रूप का लेकर के आई। ये कहा गया कि भाई जो पाठक है वो तो को ऑथर है, अगर लेखक जो ऑथर है तो पाठक को ऑथर है, तो ये दोनों मिलकर के रचना को बनाते हैं, एक की उपेक्षा आप नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं अपनी बात मैंने पूरी कर ली, वैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग बातचीत करते रहेंगे। और अंत में मैं फिर आप सभी लोगों को